तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन पढ़ने के लिए हमें चाहिए वेक्टर की थोड़ी सी नॉलेज। तो थोड़ा सा वेक्टर को रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम लोग मोशन इन ए प्लेन को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए वेक्टर की ओर। वेक्टर को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक मैथ्स है जिसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ वेक्टर पढ़ाऊंगा। तो चलिए वेक्टर ही पढ़ते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सबसे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए जिसके बाद एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन और वो एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा हो, तब जाके उसको हम एक वेक्टर बोल के बोलते हैं। ठीक है, उसमें एग्जांपल के तौर पे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एटसेट्रा। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि उसका डायरेक्शन बताएगा, तो एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर उसको ग्राफिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एरो के फॉर्म पे, जो ये जो लाइन है ये आपका मैग्नीट्यूड बताता है और ये जो लाइन है ये आपका डायरेक्शन बताता है। वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे एक वेक्टर है तो उसको यहाँ पे ला सकते हैं, पैरेलली हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे वेक्टर को ऐसे ले जा सकते हैं, ऐसे वेक्टर को ऐसे ले जा सकते हैं। ठीक है, वेक्टर कैन बी चेंज बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड बोथ। वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड चेंज करने से पूरा वेक्टर चेंज हो जाएगा, या फिर डायरेक्शन चेंज करने से भी वेक्टर चेंज हो जाता है, और या फिर दोनों को चेंज करके भी हम एक वेक्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच में एंगल जानना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले वेक्टर को हम लोग हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, और जो छोटा एंगल होगा, यानी कि दो एंगल है यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2, जो छोटा एंगल होगा वो उन दोनों के बीच का एंगल होने वाला है। अगर ये एंगल आ रहा है थीटा 2 और ये थीटा 1, तो ये अपना थीटा 1 जो है ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर हम लोग मानेंगे। सबसे पहले बात क्या होना चाहिए, हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल ज्वाइन करेंगे, और जो स्मॉल एंगल होगा उसको हम लोग उसके बीच का एंगल बोलेंगे। वेक्टर में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, ये आपको पढ़ लेना, ये मैं अब नहीं पढ़ाने वाला हूं। अब वेक्टर की कंपोनेंट की ओर जाते हैं। वेक्टर का कंपोनेंट कुछ नहीं होता, उसकी एक परछाई होती है, यानी कि ये वेक्टर ऐसा है तो इसका एक परछाई यहाँ कितना पड़ रहा है और यहाँ कितना पड़ रहा है ये देखना है। तो इसके दो परछाई पड़ते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। इसको हम लोग 2D में पढ़ रहे हैं इसलिए 2D में सॉल्व कर रहे हैं। 2D में क्या होगा, fx इज इक्वल्स टू f cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के साइड में जो होता है उसको हम लोग f cos थीटा के नाम पे जानते हैं, यानी कि थीटा के बगल पे cos थीटा वाला कंपोनेंट आता है और उसके अपोजिट में क्या आता है, आपको sin थीटा वाला कंपोनेंट आता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा f sin थीटा। और इन दोनों को वेक्टर ऐड करेंगे तो हमको एक फाइनली ये वेक्टर मिल जाने वाला है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ले लेते हैं ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसका स्पीड एक्सेलरेशन मान लेते हैं तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो मान लेते हैं अभी क्या आएगा, थीटा कुछ एंगल आपका 45 डिग्री है, तो यहाँ 5√2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 5√2 आ जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 5√2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे तो ये आपका आंसर आने वाला है 5। यानी कि ये जो कंपोनेंट है इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा वही सेम चीज, यानी कि कुछ नहीं है, एक वेक्टर का जितना कंपोनेंट आप कर सकते हैं और उन कंपोनेंट को जब आप वेक्टरली ऐड करेंगे तो आपको वही वेक्टर मिलने वाला है। यहाँ से आपका कंपोनेंट हो जाता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वेक्टर में वो आपको याद रखना है कि एडिशन लॉ क्या होता है। तो एडिशन लॉ में क्या होता है, आपको बस एक रिजल्ट याद रखना है। इस पे रिजल्ट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जैसे सबको याद रहता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे एक छोटा सा टर्म आने वाला है cos थीटा और ऊपर रूट अंडर लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एंगल की बात करते हैं तो एंगल में क्या करेंगे, tan अल्फा, यहाँ पे आपको अल्फा दिया गया है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। बेस में क्या है a प्लस बी cos थीटा और ये आपका परपेंडिकुलर क्या है b sin थीटा। तो आप tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, b sin थीटा बाय a प्लस बी cos थीटा। सेम चीज आप सब्सट्रैक्शन में करेंगे, बस यहाँ पे जो प्लस था इसको बस यहाँ पे माइनस होना है और यहाँ पे जो प्लस था इसको बस यहाँ पे माइनस होना है। ये चीज को आपको याद रखना है, आपका सब्सट्रैक्शन भी खत्म हो गया। पॉलीगन लॉ में क्या होता है, बहुत सारे वेक्टर होते हैं ऐसे गिवन होते हैं, तो उन सब वेक्टर का अगर हम लोग ऐड करेंगे और जो ये वाला वेक्टर होगा अपोजिट में होगा तो वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर देगा। सेम चीज आपका यहाँ पे भी होता है, मतलब ट्रायंगल लॉ में भी दो अगर सेम ऑर्डर में लेंगे तो तीसरा अपोजिट ऑर्डर में लेंगे तो तीसरा जो वेक्टर होगा वो आपका रिजल्टेंट देता है। फिर हो गया पॉलीगॉन लॉ भी खत्म, इससे आपका वेक्टरली ऐड करके आप निकाल सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए का बी का पहले ऐड किए फिर इसका रिजल्टेंट आया, यहाँ पे इसका मान लेते हैं कुछ R1 रिजल्टेंट आया, तो इस R1 और C को ऐड करेंगे तो ये R2 रिजल्टेंट आएगा। फिर ये R2 को और D को करेंगे हम लोग तो R रिजल्ट हमारा आएगा, जो कि फाइनल रिजल्ट है इन सब का ऐड करने के बाद। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ इतना कुछ है। फिर आते हैं कंपोनेंट 3D में। कंपोनेंट 3D में कोई नहीं, आपको बस कुछ चीज याद रखनी है। उसका जो ए कंपोनेंट होता है वो a cos अल्फा होता है, यानी कि अल्फा क्या होता है, a के साथ जो x के साथ जो एंगल बनाता है, और जो cos बीटा मतलब बीटा क्या होता है, y के साथ जो एंगल बनाता है, गामा क्या होता है जो z के साथ एंगल बनाता है। इसमें आपको याद रखना है a cos अल्फा, a cos बीटा, a cos गामा, यानी कि सीधा इसमें cos ही याद रखना है, कोई साइन कंपोनेंट आएगा नहीं, बस इसमें एंगल चेंजेस होंगे क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग एंगल बना रहा होगा। ठीक है, एक रिलेशन आपको याद रखना है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये याद रखना है। याद रखिए वेक्टर को मैं भी आपको 2 से 4 मिनट के अंदर रिवाइज करा के फिर आपका चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब वेक्टर में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होते हैं, जिसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड विथ कोसाइन ऑफ एंगल, यानी कि दो वेक्टर का
मैग्नीट्यूड विद कोसाइन वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, जैसे कि ए डॉट बी निकालना है तो ए बी कॉस थीटा लिख देंगे, यानी कि ए और बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों सेम ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी अगर है तो आप सीधा इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, आई डॉट जे क्या होता है, जे डॉट के क्या होता है, के डॉट, इन सब का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हर एक ऑर्थोगोनल वेक्टर के बीच में आपका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया। इसी 90 डिग्री होने की वजह से आपका जो cos थीटा है वो आपका 0 हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा ही वेक्टर प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो ये आपका 0 हो जाता है। ठीक है, अगर वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहे, मतलब ax ay az, आपको क्या करना है, a डॉट में कुछ नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तीनों को ऐड करके निकाल देना, आपका a डॉट भी निकल जाएगा। फिर आता है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। ये कुछ नहीं, एक वेक्टर b गिवन है और एक वेक्टर a अगर गिवन है तो a का b के ऊपर कितना परछाई गिर रहा है उसको बस निकालना होता है। तो अभी हमने निकाला वहां पे, जैसे परछाई निकाला था तो a का कंपोनेंट कितना निकाला था हमने, x एक्सिस में a cos थीटा निकाला था। सेम चीज लिखना है, a cos थीटा आपको लिखना है। आप cos थीटा को कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos थीटा को, जैसे कि a डॉट b आप क्या लिखते हैं, a b cos थीटा लिखते हैं। तो cos थीटा को आप कैसे लिख पाएंगे, a डॉट b बाय ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, a cos थीटा को यहाँ पे a डॉट b बाय ए बी लिखना है। यहाँ से a कटेगा, ये आपका मिलेगा, तो ये आपका मिल गया। ठीक है, अब सेम चीज है, बस वेक्टर के फॉर्म में क्या करना है, यहाँ पे एक डायरेक्शन देना है b के अलोंग, तो b का एक यूनिट वेक्टर हमने लिया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जो कि मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है, बस डायरेक्शन देने में ये हेल्प करता है, इसलिए b में ये डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से प्रोजेक्शन भी खत्म हो गया। फिर आपका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड विद साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर। कुछ नहीं, कुछ ज्ञान की बातें नहीं पढ़नी, बस आपको याद रखना है a क्रॉस b इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा होता है, और एन कैप क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है, जो कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यानी कि a अगर ये है, b अगर ये है, तो ये वेक्टर ऐसे निकलेगा। यानी कि दो ऐसे वेक्टर का बीच में क्रॉस निकाल रहे हो तो इसका इधर आएगा, नहीं तो इधर आएगा, यानी कि इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं, देखते हैं। दो वेक्टर गिवन है, ऐसे आपको दो वेक्टर गिवन है, इसको हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस क्या है, ये है, और हाइट आपका ये गिवन है QN। अगर हम लोग इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में मानते हैं तो आपका ये QN का वैल्यू क्या आता है, OQ sin थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, OQ sin थीटा भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसकी वजह से इसका क्या लिखेंगे, OP इंटू OQ sin थीटा। और OP क्या है, OP आपका A वेक्टर है और OQ आपका OQ sin थीटा क्या है, ये B sin थीटा है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल से याद रखना है, AB sin थीटा इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप क्या लिखेंगे, हाफ इंटू A क्रॉस B आप लिखेंगे, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ इंटू A क्रॉस B होगा कब होगा, जब ये साइड थे ना, अब ये अगर डायगोनल के फॉर्म में से दिए गए हों A और B, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं तो आप इधर सीधा A क्रॉस B भी लिख सकते हैं, A क्रॉस B का मॉड भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन गिवन नहीं है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नॉट कम्यूटेटिव, A डॉट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ये आपको याद रखना है। इन दोनों इक्वल नहीं होते, क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, यानी कि A क्रॉस B इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A होते हैं। जैसे आप 2 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 3/2 के साथ इक्वल होता है 2 माइनस 3, इधर एक माइनस होना चाहिए। ऐसे सेम चीज है, ये इक्वेट नहीं होते लेकिन अपोजिट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव ये लॉ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव अभी मैंने पढ़ा दिया था क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, I क्रॉस J जो होता है वो K के फॉर्म पे होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और साइन थीटा कितना होता है आपका 1 होता है, तो इन दोनों के बीच एंगल ऐसे। और इसको याद रखना है तो इस फॉर्म पे याद रख सकते हैं कैसे, I इंटू J, I क्रॉस J इक्वल्स टू K क्रॉस I इक्वल्स टू J, सॉरी K क्रॉस I इक्वल्स टू J और J क्रॉस K इक्वल्स टू I, ऐसे आपको याद रखने हैं, ये आप याद रख सकते हैं। इफ ABC आर कोप्लानर, यानी कि एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर हैं, तो आप एक चीज याद रखिए, अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो A डॉट B क्रॉस C आपका उनका अंदर का 0 आएगा। और इसको आप यूज कर सकते हैं, कभी क्वेश्चन में पूछे कि ये तीनों वेक्टर ए प्लेन है कि नहीं, तो ये वाला आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये जो वेक्टर है कोप्लानर है कि नहीं। और अगर वेक्टर को आपको कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। क्या करना है, पहले तो आप I J कैप लिख देंगे, फिर AX AY AZ को एक रो में लिखेंगे, BX BZ B इसको एक रो में लिखेंगे, और इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना नहीं आता तो एक बार लिख देता हूं आप सबके लिए, ये आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे I कैप, इधर आप लिखेंगे, इन दोनों को ऐसे करेंगे और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले तो I के नीचे का छोड़ेंगे और इनका छोड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई AY इंटू BZ करेंगे, AY BZ होगा, फिर माइनस करेंगे BY AZ होगा,
ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक माइनस लगाएंगे, जे कैप करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ इन लोगों को छोड़ के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सेम चीज आपको करना है। तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड आपको लिखना है, ठीक है। बी एक्स ए जेड लिखना है। फिर सेम चीज आपको के जब लिखेंगे प्लस लिखेंगे के कैप, और यहाँ पे क्या करेंगे ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई लिखना है। फिर आप इन सबको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और याद रखना है ये आपका यहाँ पे नेगेटिव के फॉर्म पे आपको लिखना है। तो चलिए आप बात करते हैं मोशन इन ए प्लेन की। तो मोशन इन ए प्लेन की बात जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हमको स्पीड, डिस्टेंस और ये जो होना चाहिए वो सब हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप मेरा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाला लेक्चर भी देख सकते हैं। सीधा हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कभी भी किसी चीज को आप ऐसे थ्रो करते हैं तो कुछ एंगल से थ्रो करेंगे आप, तो थ्रो करेंगे तो कहीं से जाके वो ऐसे गिरेगा, तो वहां का आपको कुछ चीजें सॉल्व करनी होती है। तो चलिए उसको हम लोग सॉल्व करके निकालते हैं। सबसे पहले तो आपको जब भी मोशन इन ए प्लेन पढ़ रहे हैं उसको आप 2D के फॉर्म पे ना पढ़िए, उसको आप 1D के फॉर्म में पढ़िए। यानी कि एक्स डायरेक्शन का जो भी कंपोनेंट मतलब जो भी काम होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा, वो वाई को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और वाई का जो काम होगा वो एक्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऐसे फेंकते हैं तो उसको हम लोग अगर विजुअलाइज करेंगे तो सबसे पहले वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। यानी कि इसको ऐसे सोच सकते हैं जैसे हम लोग फ्री फॉल में पढ़े थे, पहले एक चीज नीचे आता, लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे कि ऐसे हम लोग किसी चीज को ऊपर भी फेंक सकते हैं। ऊपर फेंकने से क्या होगा, वो पहले जाएगा 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 जाएगा, यहाँ पे आके वो स्लो हो जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा। सेम चीज यहाँ भी हो रहा है। तो चलिए इसका हम लोग पहले तो कंपोनेंट निकाल लेते हैं दोनों। यहाँ पे क्या आ जाएगा, u cos थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, u sin थीटा। यहाँ पे cos थीटा क्यों आया, क्योंकि ये थीटा के बगल में है, ठीक है। u sin थीटा से ऊपर जाता है फिर यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट पे आके ये जीरो हो जाएगा, ऐसे जाएगा। जब दोनों मोशन मिल जाते हैं तब ये ऐसे जाता है, लेकिन अकेला मोशन कैसे जा रहा होगा, y में ऐसे जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, फिर ऊपर से नीचे जा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आके ये होगा। तो जब एक ही को हम लोग कंसिडर करेंगे तो उसका टाइम क्या होता है, v/g होता है, और फिर नीचे का क्या होगा, t = v/g, दोनों का v/g होगा, और पूरा टाइम क्या होगा, ऐसे ये हो जाएगा 2 × t, और इसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम तक वो एयर में रहा। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो आपको v/g आना चाहिए। v आपका क्या था, u sin थीटा था, और g तो आपको पता ही है, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2t है, तो यहाँ पे 2u sin θ/g आप लिख सकते हैं। तो कितनी आसानी से आप निकाल पाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, ठीक है। अब चलते हैं रेंज। रेंज कहाँ निकालना है, रेंज होता है ये वाला। तो ये क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में आपको सारी चीज लेना है। एक्स डायरेक्शन में क्या होता है, पहले तो वेलोसिटी लेना है, u x लेना है। यहाँ पे ux क्या है, u cos थीटा है, और यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है, इसलिए सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, v × t वाला फॉर्मूला लग जाएगा। v आपको पता ही है u cos थीटा है, और अभी आपने t निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि टाइम अलग अलग हो नहीं सकता, टाइम हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रेंज मिल जाएगा, u² sin 2θ/g मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। अब चलते हैं मैक्सिमम हाइट। हाइट की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग किसको देखेंगे, हाइट क्या होता है, ये होता है। तो वाई डायरेक्शन में हम लोग चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो v² - u² = 2as। सबसे पहले तो y में क्या लग रहा है, -g लग रहा है नीचे, ठीक है। अब इसका तो सबसे इनिशियल हमने लिख दिया, वेलोसिटी जो होता है u sin थीटा, उसका हमने स्क्वायर कर दिया, = 2 × -g × ये s हो गया। s क्या होता है, ये होता है आपका h, जो कि हम लोग h लिख सकते हैं, h ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस कटेगा तो u² sin² θ = 2gh होगा, और h आपका क्या मिलेगा, u² sin² θ/2g। तो ये तीनों चीज आपको याद रखनी है। और एक रिलेशन याद रखना है आपको, रेंज और मैक्सिमम हाइट में क्या होना चाहिए, 4h = r tan θ होता है। अब ये थीटा क्या होता है ये आपको पता ही है, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालना हो तो निकाल कैसे पाएंगे। सबसे पहली बात हम लोग vx निकालते हैं, एक्स डायरेक्शन में हम लोग निकालते हैं। एक्स में क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका 0 है, तो यहाँ पे आपका इनिशियल जो स्पीड है वो क्या था, ये था, ठीक है। तो वो हमेशा वही रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन तो है नहीं, इसी वजह से यहाँ पे कोई चेंजेस आएंगे नहीं। फिर आपके वाई डायरेक्शन में क्या होगा, आप जानते हैं v = u + at होता है, ठीक है। y में क्या था, u sin थीटा था आपका जो इनिशियल स्पीड था, और इसमें g लग रहा है × t, तो आपका जो स्पीड मिल गया आपको ये मिल गया। और किसी भी टाइम में आपको अगर स्पीड निकालना तो इन दोनों का आपको स्क्वायर करके आप प्लस कर देंगे तो आपको टोटल v रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब tan अल्फा क्या होता है, अल्फा ये किसी भी एंगल पे हमने v निकाला है तो ये vx निकला, ये vy निकला, तो यहाँ पे एक एंगल हम निकालेंगे अल्फा, तो ये अल्फा कितना होगा, वो vy/vx होगा। vy कितना होगा, u sin θ/gt, ये टाइम यहाँ पे है, और ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन मतलब एक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई स्पीड चेंज होगा नहीं, ठीक है। और एक नोट आपको याद रखना है, r θ/r90 - θ = 1। ये क्या होता है, जैसे r30° r60 कैसे लिख सकते हैं, 90 - 30 लिख सकते हैं आप, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। यानी 30 डिग्री से फेंकेंगे और 60 डिग्री से फेंकेंगे तो आपको मिलेगा आंसर, मतलब सेम ही रेंज मिलेगा, इसी वजह से उनका रेशियो 1 आया, ठीक है।
अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यहाँ पे इसको कुछ नहीं, आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में याद रखना है। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू x tan थीटा इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आपको याद रखना है। और एक होता है y x इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। अभी समझने का टाइम नहीं है, आपको बस इसको याद रखना है क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम बचा है नेट के लिए। तो आप अभी समझने के लिए जाएंगे इन सब चीजों को तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बस आपको इसको रट्टा मार के लाना है, क्योंकि रट्टा मारेंगे तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। और वैसे भी हम लोग जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे और 26 अप्रैल के बाद सीधा हम लोग क्वेश्चन सेशन की ओर जाएंगे, जहां पे हम लोग पूरा रैंडमली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे चैप्टर से बहुत सारे पीओ की उठाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग ऐसे थ्रो करते हैं, यानी किसी हाइट बिल्डिंग में खड़े हो जाते हैं और हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, यानी कि बिल्डिंग में खड़ा हो गया और यहाँ से थ्रो किया, जिससे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे जाके ये गिरेगा। अब सबसे पहली बात, इसको मैंने इसको दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया और इसका वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि u sin थीटा वाला जो टर्म है वो 0 हो गया। ठीक है, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, लेकिन y डायरेक्शन में आपका ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, यानी कि माइनस जी यहाँ पे लग रहा है। तो आप इसको फ्री फॉल के अंडर में इसको काम करके इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप जब अगर फ्री फॉल आपको आता है तो आपको ये y डायरेक्शन में इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आप इसको ड्रॉप कैसे मान सकते हैं, u 0 है तो ड्रॉप हो जाएगा और माइनस यहाँ पे एक्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी निकाल, सब निकाल सकते हैं आप, सारी चीजें यहाँ पे निकाल सकते हैं। h का वैल्यू सब निकाल पाएंगे, आपको पता है h का वैल्यू हाफ जी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आते हैं y डायरेक्शन में। y में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कुछ था, क्या था, u था, आपने u वेलोसिटी दिया था इनिशियली। ठीक है, यहाँ पे ax कुछ एक्ट कर नहीं रहा, तो यहाँ पे ये तीनों फॉर्मूला लगेंगे नहीं, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के आप रेंज भी निकाल पाएंगे। ठीक है, ये स्पीड नहीं, सॉरी, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हैं, u इंटू टी आपका टाइम यहाँ पे मिलेगा 2h/g। ठीक है, रूट अंडर 2h/g। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसको बस आपको ये चीज याद रखना है। यहाँ पे आप सिंपल से यहाँ पे पहले तो इन दोनों को एक थीटा एंगल से आपने थ्रो किया, जिसकी वजह से आप, ये हो गया u cos थीटा, ये हो गया u sin थीटा। u cos थीटा माने इस तरफ से आपका x डायरेक्शन में क्या आपका वेलोसिटी है और y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है। ठीक है, अब अलग अलग सोल्व करेंगे तो y डायरेक्शन में सोल्व करेंगे तो आपका इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, आपको गिवन है, फिर आपको माइनस जी बाई एक्ट हो रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला में सारी चीजों को लगा देंगे तो आपका ये मिल गया। वैसे इस चीज को आपको याद नहीं रखनी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको इतना ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, बस इन दो चीजों के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इन दोनों को याद रखिए। फिर चलते हैं रिलेटिव मोशन में। अब इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बच्चों को। सबसे पहले एक रिलेशन आप याद रखिए कि x एक्चुअल, ये कुछ भी हो सकता है, ये स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये किसी भी क्वांटिटी का एक्चुअल वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव माइनस डिफरेंस, क्या रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में रिलेटिव मोशन होता क्या है। ठीक है, A man walking eastward at 5 meter per second observed that wind is blowing from the north. On doubling his speed eastward, he observed that wind is blowing from northeast. Find पहला केस, दो यहाँ पे दो केसेस हैं। पहले वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव किया, जब वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव किया तो वो कुछ अलग ऑब्जर्व किया। ठीक है, पहले केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, पहले केस जब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था तो उसको ये लग रहा था नॉर्थ। सबसे पहले हम अगर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करेंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ विंड को हम लोग ने एज्यूम कर लिया कि v1 कैप प्लस v2 कैप होता है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन इन फर्स्ट केस आपका ये है और सेकंड केस में आपका ये वेलोसिटी है। तो सबसे पहले ये विंड क्या है, v1 कैप प्लस इसका माइनस, यहाँ पे हम लोग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे। तो इसको मैंने i और j को एक ही साथ लिख दिया, तो यहाँ पे v1 माइनस आई कैप प्लस v2 j कैप लिख दिया। अब j कैप क्या होता है, ये वाला कंपोनेंट आपका j कैप होता है, ये वाला कंपोनेंट आपका i कैप होता है। हमें पता है क्या कि उसको नॉर्थ में ही लग रहा है, जिसकी वजह से ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट उसको दिख ही नहीं रहा है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा जीरो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, v1 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो v1 आपका कितना मिलेगा, 5 मीटर पर सेकंड, किस तरफ जाएगा, ये आई कैप की डायरेक्शन में आपका जा रहा होगा, तब जाके आपको ये नेगेटिव में जाएगा, तब जाके आपको मिलेगा ये वाला। तो इसी वजह से उसको नॉर्थ की तरह लग रहा है। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग सेकंड केस में। सेकंड केस में सेम चीज है, इसको vw बाई vm करेंगे। vw तो वही हम लोग ने एज्यूम किया था, माइनस vm आपका जो है 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे ये हमने एज्यूम किया, उसको क्या लग रहा है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, उसको नॉर्थ ईस्ट लग रहा है, तो ये डायरेक्शन ये 45 डिग्री पे होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 10 45 निकाल सकते हैं, यानी कि v2 बाय ये y डायरेक्शन में हो गया, ये x डायरेक्शन में हो गया, तो x बाय y इक्वल्स टू आपको, सॉरी y बाय x इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, 10 45 आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमने v2 बाय v1 माइनस 10 कर दिया। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जिसकी वजह से ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v2 इक्वल्स टू v1 माइनस 10 हो गया, जिसकी वजह से आपका v2 का वैल्यू कितना मिला, -5। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं vw क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड क्या निकलेगा, 5 आई कैप, पहले यहाँ पे निकला 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप, क्योंकि यहाँ पे माइनस में निकला, जिसका रिजल्ट आएगा नॉर्थ ईस्ट की ओर। ठीक है, क्योंकि आई कैप इधर है और आपका माइनस इधर है, तो ये आ गया नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से वो ब्लो कर रहा है आपका जो विंड है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी।
अब चलते हैं, आपको रिलेटिव वेलोसिटी अगर समझ में नहीं भी आया है तो चलिए रेनमैन प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रेनमैन प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए आप एक जगह पे खड़े हैं, वहां पे रेनिंग हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन VR है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि रेन ऐसे आ रहा है, तो आप छाते को ऐसे पकड़े, तो ये तो हो गया सबसे सिंपलेस्ट केस। यहाँ पे कोई वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे कुछ, यहाँ पे कुछ भी आपको मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला। अगर लगाएंगे भी तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होने वाला है, VR माइनस VM होने वाला है, और VM आपका 0 क्योंकि मूव नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी ऑफ रेन जितना है उतना ही आपका रेस्पेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो वर्टिकली आपके अंदर गिर रहा है, लेकिन ये जो मैन है ये कुछ स्पीड से मूवमेंट कर रहा है VM से, ठीक है। अब जब हम लोग इसको रेस्ट पे मान जाएंगे और ये है रेन, चलो ये ड्रॉपलेट एक को हमें एक ड्रॉप को मान लें, ये VR उसका वेलोसिटी है। जब हम लोग एक मैन को हम लोग रेस्ट पे मान ले तो उसका जो स्पीड है वो इसको मिल गया VM अपोजिट में। तो किसी भी चीज को आप अगर ऑब्जर्वर मान रहे हैं तो उसका जो स्पीड होता है वो सामने वालों को मिल जाता है अपोजिट की ओर, ठीक है। ये अगर इस तरफ मूव कर रहा है तो इसका स्पीड इस तरफ मिल जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा, VRM इस तरह से आएगा। तो VRM अगर इस तरीके से आ रहा है तो उसको छाता इस तरीके से पकड़ना पड़ेगा ताकि उसके ऊपर कोई रेन ना गिरे, ठीक है। और VRM तो कहा तो वही सेम फॉर्मूला VR माइनस VM ही होने वाला है। सेम चीज अगर किसी एंगल के थ्रू आपका रेन आपको मतलब गिर रहा है और आप जो है इस स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एंगल के थ्रू ये गिर रहा है VR से, और कुछ आप इसको स्पीड दे दिए VM स्पीड क्यों दिया, क्योंकि इसको हमने रेस्ट माना। जब भी किसके रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे होंगे तो उसको हम लोग रेस्ट मान के निकालेंगे, ठीक है। तो VM के रेस्पेक्ट में निकालें तो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से निकलेगा, जिसकी वजह से छाता इसको ऐसे ना पकड़ के ये कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे तब जाके ये बच पाएंगे। तो ये होता है रेनमैन प्रॉब्लम, और यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम लोग रिवरमैन प्रॉब्लम में, इसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से करते हैं, ये अच्छे से स्कैन हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक रिवर गिवन है जहां पे आपका वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, VR है, यानी कि रिवर में कोई जो पानी है वो VR से दौड़ रहा है, ठीक है। अब आप जो है यहाँ पे डाइव इन किए और सीधा आप चलने लगे। अब आपको तो लग रहा है कि आप सीधा चल गए, लेकिन आप सीधा नहीं चले क्योंकि आपको ये धकेला तो आप ऐसे कवर किए। सबसे पहली बात, दो ऑब्जर्वर के थ्रू हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो आदमी है यानी कि जो पानी के अंदर है वो खुद यहाँ पे VR से दौड़ रहा है और आप भी VR से ऐसे इस तरफ जा रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा ना, आप सीधा सीधा गए हो, उसको ऐसा नहीं फील होगा कि आप यहाँ गए हो। लेकिन जो इंसान यहाँ पे है वो क्या देखेगा, ये जो इंसान है इसको धकेल धकेल के ये इधर तक ले आया। तो ये जो स्पीड होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि रेस्पेक्ट टू रिवर के में ये वाला स्पीड होता है और ये एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन है जो कि हमको दिखा बाहर से, हम जब दिखे। और एक चीज याद रखना, कभी भी रिवरमैन प्रॉब्लम कर रहे हो तो हम बाहर से देख के करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये x क्या है, ये हो गया ड्रिफ्ट। ये क्या ड्रिफ्ट हो गया, यानी कि उसको पहुंचना चाहिए था B पे लेकिन वो पहुंचा C पे, यानी कि ड्रिफ्ट होके वो इस तरफ आ गया। ये है रिवर का डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस आपका गिवन है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन का दो कंपोनेंट है, क्या कंपोनेंट है, ये वाला x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। y कंपोनेंट आपका क्या है, VMRJ कैप, और x कंपोनेंट क्या है, ये आपका x कंपोनेंट है जो कि VRI कैप है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट x कंपोनेंट हो गया। तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन, आप क्या रिवर क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। अब टाइम की बात करते हैं, जब टाइम की बात करेंगे, टाइम इसको यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, वर्टिकली इसको जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग सारी चीज को वर्टिकली हम लोग मतलब देखेंगे कि क्या क्या वर्टिकल में हो रहा है, ठीक है। वर्टिकल में डिस्टेंस क्या है, आपका d है, और वर्टिकल में स्पीड आपका क्या है, VMR है, तो आप सीधा करेंगे डिस्टेंस बाय VMR। आपको अभी मैंने बताया था कि जब भी आप 2D का प्रॉब्लम सॉल्व करो आप एक ही डायरेक्शन को मान के सॉल्व करेंगे, या तो x को लेकर सॉल्व करेंगे या तो y को लेकर सॉल्व करेंगे। और जब x की बातें कर रहे होंगे तो आप x डायरेक्शन की सारी चीजों को लेंगे, ना कि आप y में कुछ भी चीजों को ले रहे होंगे, ठीक है। फिर आता है x जो ड्रिफ्ट हुआ है उसको कैसे निकालेंगे, x को ऐसे निकालेंगे, इस तरीके से सारी चीजों को लेंगे। यहाँ पे क्या है, पहला वेलोसिटी तो VR है तो यहाँ पे VR लेंगे, और टाइम तो दोनों चीजों के लिए सेम होता है, x पे जाए या y पे जाए टाइम उतना ही लगने वाला है, और टाइम हमने यहाँ से निकाल रखा था तो यहाँ पे टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ड्रिफ्ट भी मिल जाएगा। और एक्चुअल पाथ ट्रैवल क्या है, एक्चुअल में उसको लग रहा है कि वो AB ट्रैवल किया है लेकिन उसने B से ड्रिफ्ट हो गया, लेकिन उसका एक्चुअल पाथ ट्रैवल क्या हुआ, वो A से C गया। इसको अगर अच्छे से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का रूट अंडर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग मिनिमम डिस्टेंस की ओर। मिनिमम डिस्टेंस में क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले बात, मिनिमम डिस्टेंस में क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस में उसको ये है कि इतना ए होता है इसका मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि ये अगर इतना जाएगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं होने वाला है। रिवर का जो लेंथ है वही है उसका मिनिमम डिस्टेंस और उसको उतना कवर करना है, लेकिन रिवर के पास कुछ स्पीड है, अगर वो सीधा जाने की कोशिश करेगा तो वो इस तरह ड्रिफ्ट हो जाएगा, इसलिए वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा जिसकी वजह से वो ड्रिफ्ट हो के यहाँ पे आएगा। तो वही चीज आपको निकालना है कि ये जो थीटा है ये कितने से जाएगा तब जाके ड्रिफ्ट होके इतना कवर करेगा। सबसे पहली बात VMR से वो मूव करेगा तो इसका दो कंपोनेंट होगा, VMR cos थीटा एंड VMR sin थीटा,
और VMR sin थीटा को VR कैंसिल करेगा, तब जाके इसके पास एक ही वेलोसिटी रहेगा, और एक ही वेलोसिटी रहेगा तब ये ऐसे कवर करेगा। ठीक है, तो इतना में उसका कंडीशन क्या होता है, VR इक्वल टू VMR sin थीटा होना चाहिए, तब जाके ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ से sin थीटा क्या निकल के आता है, VR बाय VMR। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने का कंडीशन हो गया। फिर चलते हैं मिनिमम टाइम में। अब मिनिमम टाइम में क्या होता है, सबसे पहले वो किसी भी स्पीड से जा रहा है VMR से, तो हमने अभी जैसे निकाला था डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी टाइम का क्या होता है, D बाय VMR cos थीटा। और पूरा टाइम को मिनिमम होने के लिए क्या होगा, नीचे वाला जो कंटेंट है इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, तब जाके मिनिमम होगा। और ये मैक्सिमम कैसे होगा, ये cos थीटा जब मैक्सिमम होगा तब होगा। cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, कितना में होता है, 1 वैल्यू उसका मैक्सिमम होता है। और 1 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री पे होता है। यानी कि आपको सीधा ऐसे निकलना पड़ेगा, जब ए ऐसे निकलेगा तो वो शायद ऐसे जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, वो जरूर यहाँ पहुंचेगा, लेकिन उसको टाइम कम लगेगा, क्योंकि उसको कोई अपोज करने वाला चीज नहीं है। यहाँ पे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल तो करेगा, लेकिन उसको ये अपोज करके जाएगा, इसलिए यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पे डिस्टेंस कम कवर होगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा लेकिन टाइम कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे VR इसमें ऐड हो रहा है और यहाँ पे VR इसको अपोज कर रहा है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।